और जो भी लाइव हैं और जो बाद में भी सुनेंगे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जी। मेरा नाम ज़ियाउल्लाह गोंदल है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग काम कर रहा हूँ। बेसिकली आई बिलोंग टू PMS 12। बेसिकली आई बिलोंग टू PMS 12 और ये मेरे PMS की सेकंड अटेम्प्ट थी। आई वाज आल्सो क्वालिफायर इन PMS 2020 एज वेल। और इसके साथ जी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताता चलूँ जी। मैंने मास्टर्स किया हुआ पॉलिटिकल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड मेडल लिए थे 2019 के सेशन का। मैं टॉपर हूँ। और ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी था कि अलॉन्ग विद द क्वालिफायर मैं एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ पॉलिटिकल साइंस का। और इंशाल्लाह ताला मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। देखें, परफेक्ट ज़ात अल्लाह की है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाए। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं और दूंगा कि मैं इससे पहले यानी एज एन PMS ऑफिसर बनने से पहले मैंने सर्व किया एज अ लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। ये BP 17 ग्रेड की जॉब थी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टिंग थी। और मैंने 3 दफा लेक्चरशिप का भी एग्जाम पास किया हुआ है। तो अब चलते हैं जी हमारे सेशन की तरफ। जी हमारा जो सेशन होगा वो बेसिकली फर्स्टली वी विल कवर द सिलेबस ऑफ PMS। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे 2 घंटे की हमारी क्लास हुआ करेगी, और जिसकी मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आपको डेली रिकॉर्डिंग बिना किसी हेजिटेशन के आपको डेली रिकॉर्डिंग मिला करेगी। जो बच्चे नहीं ले सकते क्लास, वो रिकॉर्डिंग ले लिया करें। पहले हम PMS का सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि PMS का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली छोटा है कंपेयर टू CSS। बट लकीली दोनों में सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट वो डेविड ईस्टन और एडमंड वारी कंसेप्ट के बाकी सारे टॉपिक्स कॉमन है। तो PMS का सिलेबस हम 40 डेज में, मेरा प्लान है, इंशाल्लाह खत्म करेंगे, क्योंकि PMS अगर जल्दी आता है तो मसला ना हो। और उसके बाद PMS के वाले वाले बच्चे अपने 8 मॉक्स जो इंक्लूडेड है वो अपने मॉक एग्जाम देंगे। और देन हम साथ ही उनके मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही हम क्या करेंगे, हम CS के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरा प्लान है कि 15 मई तक ये हम कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद वो बच्चे भी अपने 8 मॉक्स टोटल, यानी 4 पेपर A के 4 पेपर B के, वो अपने मॉक्स देंगे। उनको मैं खुद एवेलुएट करूंगा और इंशाल्लाह आई विल टेल देम। बाकी थोड़ा सा एडिशनल इसमें यह है कि क्योंकि मैंने नोट्स मेकिंग की हुई है, तो मैं उन बच्चों के साथ अपने नोट्स जो मेरे पेपर 1 और पेपर 2 के हैं वो मैं शेयर करूंगा, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं। और मैं कोई क्लेम नहीं करता, बट ये है कि बच्चों अगर उन नोट से PMS वाले जो बच्चे हैं स्पेशली, अगर उनको तकरीबन 20 तो ज्यादा कह रहा हूँ, 15 क्वेश्चन भी अगर पास रिलेटेड बने बनाए मिल जाएं, तो उनके लिए बहुत बड़ी फेवर होगी। और मेरे मेरे लिए मुझे कभी अफसोस नहीं होता, मैं कहता हूँ जितनी हेल्प हो जाए। और उसके बाद जी, उसके बाद मैं PMS के पास पेपर पॉलिटिकल साइंस के भी आपको दूंगा बच्चों। और CSS के टॉपिक वाइज पेपर जो है ना, प्लेटो में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो भी बच्चों आपको इसी फी में दिए जाएंगे। हमने पहले जो 20 स्कॉलरशिप खोली थी वो अल्हम्दुलिल्लाह फिल हो गई है जी। 1-2 बच्चे हैं, उन्होंने टाइम लिया है, तो वो उनके लिए रिजर्व है। तो दोबारा मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हम जो है ना उसी फी में दोबारा जो है ना इंशाल्लाह मंडे तक रजिस्ट्रेशन रखेंगे, ताकि आप लोग इजीली अफोर्डेबल होके कर सके। अब चलते हैं जी पॉलिटिकल साइंस की तरफ। ये पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा, एक आप कह लें कि अगर CSS में जी इशू बनता है पॉलिटिकल साइंस और IR में, जी कौन सा रखें। तो मेरे लिए भी तब, हालांकि मेरा मास्टर्स था और कुछ लोग मास्टर के बावजूद भी जो है वो IR रख लेते हैं, तो मेरे लिए ये था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो थोड़ा सा स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसमें पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर फिलोसफर्स को लें, उनकी करंट डायमेंशन छोड़ के, तो फिलोसफर्स को लें तो वो एक कंपैरेटिवली क्या है, एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। वही थीरीज हैं, बस उनकी आजकल की यानी मॉडर्न डे रेलेवेंस को पूछता है। तो 2-3 मेरी बातें बच्चों, एक तो ये कोई मेटाफिजिक्स नहीं है, कोई ये जेंडर नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस एक सिंपली पॉलिटिकल सिस्टम्स की स्टडी है। इसमें फिलोसफर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो हमारे पास प्लेटो है। अगर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस लें तो वो एरिस्टोटल है। रीजन ये है कि क्योंकि पॉलिटिकल एरिस्टोटल जो थे वो ज्यादातर जो है ना वो इस चीज पे बिलीव रखते थे कि पहले आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, देन कंक्लूड करो। मीन उनका जो मेथड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और इसमें फिर इसके अलावा उनकी एक और बड़ी प्यारी चीज थी कि उन्होंने वो ऑब्जर्व करते थे। छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। एरिस्टोटल हैज स्टडीज 158 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसलिए फिर उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, कि यानी जिन्होंने ये सारी चीज दी। और उसके बाद ही मेरा फोकस होगा सारे सेशन में बच्चों इस चीज पे होगा
कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएं। मैंने लास्ट ओरिएंटेशन में भी एक बच्चे की एग्जांपल दी। आज एक और मेरी स्टूडेंट हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ भी मसला है कि उन्होंने इतना डाइवर्स पढ़ लिया हुआ है, अब क्वेश्चन लिखते हुए उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लिखना है और कितना उसके अंदर रहना है। जी, उसमें मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ प्लेटो बच्चों आपके लिए वो है जो पास पेपर्स में पूछा गया है। अब ये आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि सर उससे बाहर आया हो तो क्या हो जाएगा। देखें, अब पीएमएस वाले एक कैंडिडेट की एग्जांपल लेते हैं। वो क्या करेगा बच्चों, वो पीएमएस के पॉलिटिकल साइंस के जितने पेपर उसको मिल जाए 1994 से मेरे ख्याल से 23 तक उसको मिलेंगे, उनमें वो क्या करेगा, प्लेटो के ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक साइड पे लिख लेगा। इट मींस प्लेटो उसके लिए वो है जो पास्ट पेपर में पूछा गया है। लेकिन मैं कहता हूँ जी थोड़ा सा आप अपना क्या कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए और क्या करें। सीएसएस के 2016 से 23 तक के पेपर, बल्कि 24 के भी अब हो गए, ये पेपर भी 8-9 सालों के कारण है। अगर स्पेशल की मिलान तो 10 सालों के पेपर बनते हैं। ये थोड़ा सा हैक्टिक होगा और मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं खुद ही आपको जब तैयारी करवाऊं तो पास्ट पेपर रिलेटेड यानी जो टॉपिक क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उनकी तैयारी करवाऊं। तो अच्छा, एक बच्चा जो है वो पीएमएस के पेपर भी कर रहा है, प्लेटो के ऊपर जो है और सीएसएस के भी 16 से 23 तक के कर रहा है। बच्चों बिलीव में ये 10 से 12 टॉपिक्स बनेंगे, इससे बाहर आपका प्लेटो नहीं है और ना ही कभी आया है। ऐसे ही एरिस्टोटल, ऐसे ही बाकी मैकियावेली, बाकी फिलोसफर्स, और ऐसे ही सिमिलरली दैट सेम थिंग गोज फॉर द अदर सब्जेक्ट। इसमें आपकी ज़कात है तो ज़कात ये है बच्चों जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अदरवाइज आप ज़कात जो है ना वो उसको उस तरह बेटर फॉर्म में तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह दीन और नमाज में फर्क है वो ये है जो क्वेश्चन में पूछा गया। चलें जी, अब चलते हैं जी, छोटा सा हम टॉपिक करेंगे जी आज। वो ये है जी, मैंने लास्ट में करवाया था, वो है जी हमारे पास प्लेटो। प्लेटो बच्चों स्टूडेंट था बेसिकली सोक्रेटिस का। तो सोक्रेटिस जो है वो एक वन ऑफ द लीडिंग ग्रीक फिलोसफर्स हैं। प्लेटो उनका स्टूडेंट था और बाद में एरिस्टोटल भी प्लेटो के स्टूडेंट बने। तो सोक्रेटिस जो है उन्होंने बेसिकली किया क्या था, उनके ऊपर दो इल्जाम थे। एक इल्जाम ये था कि वो करप्ट कर रहे हैं यूथ को। करप्ट इन अ सेंस कि वो कहते थे कि जी रिलीजन को और जो आपकी पॉलिटिक्स को सेपरेट रखें। इस पे उनको करवाया गया कि जी वो एंटी रिलीजन है, एक उन पे ये इल्जाम लगा। बाकी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। अभी मैं कंटेक्स्ट भी आपको पढ़ाऊंगा प्लेटो की थ्योरी का, तो उसमें पता चलेगा। तो ये दो उन पे इल्जाम लगा के उनको फिर ऑप्शन दी गई कि जी या तो आप हेमलॉक पी लें, यानी वो जहर का प्याला जिसको बड़ा फेमस वो स्टोरी भी है, तो या फिर जो है ना आप अपने आइडिया से पीछे हट जाएं। लेकिन उन्होंने कहा जी उनका मेन जो कंसेप्ट था वो ये कहते थे कि नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज। यानी वो कहते थे कि एक बंदा जो है वो नॉलेज वाइज वो बेटर है कंपेयर टू अ पर्सन जो कि ब्लाइंड किस चीज को फॉलो कर रहा है। इसकी थ्योरी को किस दिन मैं आपको ना आधे घंटे का लेक्चर भी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सोक्रेटिस की थ्योरी क्या थी। ड्यूरिंग सेशन आई विल ट्राई कि मैं किस दिन जो है ना आधा घंटा आपको सिर्फ सोक्रेटिस की फिलोसफी के ऊपर दूं। लेकिन वो अपने ख्यालात से वापस नहीं हटे और वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। अब वो क्या होती है बच्चों, जो प्लेटो था वो बेसिकली बिलोंग्स करते थे एथेंस से। एथेंस एक सिटी स्टेट थी। सिटी स्टेट सिंपल, अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ वन सिटी, वेरी सिंपल। एक ऐसी स्टेट जो एक ही सिटी पर मुश्तमिल हो उसको सिटी स्टेट कहते हैं। उस दौर में जो आपका ग्रीक था वो बच्चों सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, जिस तरह आप कहने का आजकल अगर हम एग्जांपल लें तो सिंपल, अगर लाहौर को अगर एक स्टेट बना दिया जाए और एक ही सिटी पे मुश्तमिल हो तो ये भी सिटी स्टेट हो सकती है। तो उसमें फिर लोग फैसला कैसे करते थे, वो एक जगह इकट्ठे होते और शो ऑफ हैंड या बाकी अपने कंसेंट से वो फैसला करते। लेकिन वो आज क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आज वो कंसेप्ट मुमकिन नहीं है। अब लाहौर को अगर एक जगह इकट्ठा करना होता आप इमेजिन करें कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन उस तरह लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने डिसीजन लिया और उनको हेमलॉक पिला दिया गया और वो मर गया। ये दो चीजें, जो एक तो ये चीज ने प्लेटो को बहुत ज्यादा हर्ट किया और एक और चीज थी। अब बच्चों चलते हैं प्लेटो की कॉन्टेक्स्ट क्या था फिलोसफी का। मैं आपको छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था। चले हम चलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेटोस फिलोसफी। यानी बच्चों ये है कि प्लेटो ऐसी कौन सी रीजंस थी जिन्होंने प्लेटो को मजबूर किया कि वो एक आइडियल स्टेट की तरफ जाए, वो फिलोसफर किंग की तरफ जाए। तो वो ये बच्चों दो रीजंस हैं। एक तो बच्चों हमने पढ़ लिया, वो क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस।
एक हमारे पास रीजन ये आएगी। इसके हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनर देंगे, क्यों कि क्योंकि सोक्रेटिस ने क्रिटिसाइज किया था, सोक्रेटिस क्रिटिसाइज्ड एथेनियन डेमोक्रेसी। सोक्रेटिस को क्यों एग्जीक्यूट किया गया बच्चों? क्योंकि उसने सोक्रेटिस ने एथेनियन डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था। इसका फिर रिजल्ट क्या निकला? कि प्लेटो प्लेटो बिकम बिकेम एनिमी, आप कह लें, ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसको हेट्रेड भी कह लें कि प्लेटो, क्योंकि प्लेटो को ये लगा कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, इसने मेरे टीचर को अपने राइट पे होने के बावजूद उसको एग्जीक्यूट किया है। यानी प्लेटो ने फिर उस वजह से कि यार इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी ने उसके टीचर को क्योंकि कत्ल किया, तो वो फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया। एक ये रीजन थी कि प्लेटो ने सोचा कि आइडियल स्टेट होनी चाहिए। व्हाट वाज द सेकंड रीजन? देयर वाज अ वार, बड़ी फेमस वार है बच्चों, पेलोपोनेशियन वॉर। अब बच्चों ये वार क्या थी? इट वाज वार बिटवीन एथेंस वर्सेस स्पार्टा। ये एक वार हुई थी जी प्लेटो के दौर में बिटवीन स्पार्टन्स एंड एथेंस। स्पार्टन्स के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक बड़ी फेमस मूवी भी है 300। ये बड़े वॉरियर थे। ये भी एक छोटी सी सिटी स्टेट थी जिस पे स्पार्टन्स जो है ना, उनकी अपनी एक सिटी स्टेट थी, उसको स्पार्टा का नाम दिया गया। इन दोनों के दरमियान जंग हुई, और इस जंग में एथेंस जो है, जो प्लेटो का सिटी था, वो स्पार्टा से हार गया। इस चीज पे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो इसके नतीजे में हुआ क्या बच्चों? एस्टेब्लिश्ड हेgemony ऑफ किसकी बच्चों? जाहिर बात स्पार्टा की। और स्पार्टा की बड़ी छोटी सी बात और मैं बताऊंगा कि ये बच्चों आप कह लें कि ये उसको जो आपका एम्पायर था, रोमन एम्पायर के बहुत सपोर्टर थे। रोमन एम्पायर के। अच्छा, ये दो चीजें थी बच्चों। अब देखिए, एक बच्चा जो अपने आंसर इस तरह का सर, ये कितना मुश्किल फ्लो चार्ट है। अभी मैं आपको एक और फ्लो चार्ट भी बना के दिखाऊंगा। तो ये देखिए, इस तरह के सादा आपने अपने कॉन्टेक्स्ट जब तक आप नहीं समझेगा फिलोसफर्स का। सिमिलरली एरिस्टोटल को ले, उसका भी कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मैकियावेली को लेके ऐसे कौन से हालात थे इटली के जिन्होंने मैकियावेली को मजबूर किया कि वो अपोस्टल ऑफ पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स या द प्रिंस जैसी बुक की तरफ जाए? तो वो उसके सर्कमस्टांसेस थे। थॉमस हॉब्स को लें तो क्या सर्कमस्टांसेस थे इंग्लैंड के उस टाइम में, वो जो जंग हो रही थी बिटवीन द पार्लियामेंट, जो फेवर करने वाले लोग थे, या दूसरी साइड पे कौन से थे जो किंग की फेवर करने वाले। तो हमेशा आपको कार्ल मार्क्स, सिमिलरली उसका भी एक कंटेक्स्ट है। तो कंटेक्स्ट हमने बच्चों, सबसे पहले हमारी जो क्लास होगी उसमें जो पहला पहला चीज मैं आपको ये समझाऊंगा, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ फिलोसफी, तब क्या आपको आइडिया हो जाए। अब बैक ऑफ द माइंड आपको प्लेटो पढ़ते हुए ये पता होगा, अच्छा यार ये दो रीजन थी जिस वजह से प्लेटो ये सारा कुछ कर रहा है। आइडियल स्टेट की थ्योरी दे रहा है, जस्टिस की थ्योरी दे रहा है। अब अगर हम चलें तो फॉर्म्स की बात कर रहा है, वो भी मैं थोड़ा सा आज आपको बताता हूँ। तो ये बच्चों सबसे पहले हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट ऑफ Plato's philosophy, death of Socrates, yeah, execution of Socrates, and loss of Athens. That was a city-state of Canaan. That was a hometown of Plato against Sparta that established the hegemony of Spartans. जी बच्चों, अब चलते हैं जी प्लेटो की आइडियल स्टेट की तरफ। हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। बच्चों बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि दैट वाज विल बी माय मेथड ऑफ टीचिंग, कि मैं कोशिश करूंगा बच्चों को आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में पढ़ाऊं और टू दी पॉइंट रहूं। लाइक जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है वो आपकी हो, बजाय कि मैं आपको कंफ्यूज करूं और चीज को मुश्किल हो। दूसरी मेरी बच्चों ये चीज है कि मैं चीज को मुश्किल करके नहीं आपको बयान करूंगा। आप बेशक मुझे ज्वाइन करें ना करें, लेकिन चीज आपको मैंने यही कहना है कि पॉलिटिकल जो साइंस है वो एक इतनी मुश्किल नहीं है कि कोई जी बुक पढ़ा को मेटाफिजिक्स इसमें पता नहीं, सिंपल सा ये एक सब्जेक्ट है। अगर इसको स्मार्ट वे में तैयारी करें तो बिलीव मी, अब तो 150 प्लस, मेरे आई गेस 148 नंबर थे, एक क्वेश्चन मेरा हाफ तक रह गया था, तो 150 प्लस आराम से इसमें नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो चले चलते आज प्लेटो की आर्टिंग स्टेज की तरफ।
प्लेटो's आइडियल स्टेट। बच्चों हमने कंटेक्स्ट समझ लिया कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट क्यों दी, दो रीजंस वो हमने कर ली। अब प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या थी? प्लेटो की एक बच्चों अच्छा एक और चीज आपने जरूर करनी है, जो बच्चे आप में से कुछ क्वालिफायर भी होंगे, आंसर लिखते हुए ट्राई करें कि जार्गन जरूर जरूर यूज करें। व्हाट इज द जार्गन? जब आप इंट्रोडक्शन किसी क्वेश्चन का लिख रहे हैं उसमें सिटी स्टेट का जिक्र करें, उसमें बच्चों यूटोपिया, जो कि क्या एक कॉमन वर्ड कहा जाता है क्रिटिसिज्म में, प्लेटो के ऊपर अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं आता, अब ये जरूर लिखें यूटोपियन। इट मींस कि प्लेटो की थ्योरी बच्चों पर अनप्रैक्टिकल है। यूटोपिया का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अनप्रैक्टिकल। अब ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है प्लेटो पे, यानी और कोई भी क्रिटिसिज्म का पॉइंट नहीं आ रहा आपके ज़हन में, तो आप ये यूटोपिया का वर्ड लिख दें कि भाई इसकी थ्योरी जो है ना वो अनप्रैक्टिकल थी। तो अच्छा, प्लेटो की आइडियल स्टेट है, ये एक बुक से कंसेप्ट लिया गया है, उस बुक का नाम है द रिपब्लिक। या कुछ भी आता होता है सीरीज में, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में बच्चों उसने कंसेप्ट दिया है किसका? आइडियल स्टेट का। अब आइडियल स्टेट क्या है ना, कुछ पॉइंट लिखूंगा। आइडियल स्टेट हमारे पास एक आप कह दें कि एक इमेजिन स्टेट है अभी। एक हाइपोथेटिकल इसको वर्ड बोलते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं, हाइपोथेटिकल, या फिर आप कह सकते हैं कि इमेजिन स्टेट है। अच्छा, इसमें होगा क्या? प्लेटो का ये कंसेप्ट था कि एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसमें जस्टिस हो। अब एक बड़ी प्यारी चीज है प्लेटो की सारी फिलोसफी की, इसकी सारी थीरीज आपस में कोरिलेटेड है। जब हम प्लेटो को पढ़ लेंगे तो एंड वाले दिन, बल्कि एक ही क्लास में हमने पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है, हमने कोशिश करनी है कि प्लेटो अरिस्टोटल हम एक ही दिन पढ़े। तो इसकी जो सारी थीरीज हैं वो आपस में कोरिलेटेड है। तो अच्छा चलें ये अपनी रिपब्लिक में आइडियल स्टेट को बताता है कि आइडियल स्टेट एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेट होगी जिसमें जस्टिस होगा। अब व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज वेरी सिंपल। जस्टिस, चलो आपको समझ नजर आ रहा होगा कि वो जो हाइपोथेटिकल स्टेट थी, या जो एक आइडियल स्टेट प्लेटो की थी, उसमें जस्टिस प्रिवेल करेगा। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज वेरी सिंपल, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यानी हर बंदा अपनी जो उसकी एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक काम करेगा। इसने जस्टिस की बुनियाद पे ह्यूमन सोल को तीन, ह्यूमन सोल या ह्यूमन सोसाइटी को जो तीन क्लासेस में डिवाइड किया था। ह्यूमन सोल, ह्यूमन सोसाइटी को तीन क्लासेस पे डिवाइड किया था। नंबर वन क्लास ऐसी थी जिसके अंदर रीजन, रीजन को बच्चों आप विजडम भी कह सकते हैं, जिनके अंदर रीजन या विजडम क्या थी? डोमिनेट थी। ठीक है। और सेकंड नंबर पे स्पिरिट, कुछ लोगों के अंदर स्पिरिट डोमिनेट थी। और थर्ड नंबर पे एपिटाइट। अब जस्टिस ये है कि सोसाइटी के अंदर या आइडियल स्टेट की प्लेटो के अंदर रहने वाले बंदे अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टेंट, यानी अगर एक बंदे के अंदर रीजन है तो वो क्या होगा बच्चों? फिलोसफर किंग होगा। और एक बंदर जिनके अंदर स्पिरिट होगी वो क्या होंगे? वो मिलिट्री क्लास होगी बच्चों। और तीसरी रहेगी एपिटाइट, तो वो बच्चों होंगे लेबर क्लास, यानी जो मजदूर क्लास होगी, जो खेतों में काम करेंगे, जो आपके लोहार का काम करेंगे, या बाकी जितनी आपकी लेबर होगी, वो सारे बच्चों बिलोंग करेंगे एपिटाइट। जल्दी से समराइज करते हैं। प्लेटो ने बच्चों एक हाइपोथेटिकल आइडियल स्टेट दी अपनी बुक रिपब्लिक में। उसमें उसने कहा कि एक आइडियल स्टेट ऐसी होगी जिसमें फिलोसफर किंग रूल करेगा, और देयर विल बी अ परफेक्ट जस्टिस इन द आइडियल स्टेट। और जस्टिस को फिर वो एक्सप्लेन करता है कि जस्टिस इज बेसिकली ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस। और वो क्लासेस क्या हैं बच्चों? नंबर वन फिलोसफर किंग, जो कि रूलर होगा, पूरे सिटी स्टेट के ऊपर रूल करेगा, एक एब्सोल्यूट रूलर होगा जिसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होगी।
सेकंड नंबर पे जो सेकंड क्लास है वो मिलिट्री क्लास होगी, जो जैसे वो इस अच्छा आपको नोट किया आपने मिलिट्री के उस बड़ा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि बच्चों एथेंस स्पार्टा से हार गया था। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ लें तो आपको पता चलेगा जो वो थ्योरी दे रहा है उसमें वो अपनी स्टेट को मजबूत कर रहा है, फिलोसफर किंग को एब्सोल्यूट पावर देके वो मिलिट्री क्लास के ऊपर भी फोकस कर रहा है। क्यों? वो चाहता था कि फ्यूचर में एथेंस जो है ना उसकी उसको ह्यूमिलिएट ना किया जाए, उसको इंसल्ट ना की जाए और वो अपनी जंगें जीते। और थर्ड नंबर वो ये भी चाहता था कि क्योंकि हर बंदा फिलोसफर किंग या मिलिट्री में नहीं जा सकता, तो बाकी मामला जो है रियासत के वो भी चलाए जा सके। तो ये तीन क्लासेस होंगी हमारे पास फिलोसफर किंग, सेकंड पे बच्चों मिलिट्री क्लास और थर्ड पे लेबर क्लास। अब फिलोसफर किंग वो है जिसके अंदर विजडम या रीजन क्या है, वो क्या है, वो डोमिनेंट है। और मिलिट्री क्लास वो है जिसके अंदर स्पिरिट यानी ताकत डोमिनेंट है। और लेबर क्लास है वो है जो जिनके अंदर एपिटाइट है, या क्या नहीं उनके अंदर लैक ऑफ विजडम है। जब वो अगर अगर तीन कैटेगरीज के लिए जो तीसरी कैटेगरी है उससे वो बिलोंग करते हैं। तो दैट इज द वेरी सिंपल। इसमें बच्चों मेरा नहीं ख्याल आपको मजीद कोई कंफ्यूजन होगी। अब मैं थोड़ी सी दो तीन करेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताता हूँ। हमें अच्छा 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 बच्चों सिंपल। अब इसमें कोटेशंस, मैं कहता हूँ कि जी कोटेशंस होनी चाहिए। बच्चे पूछते हैं सर कितनी कोटेशन, मैं कहता हूँ जी ज्यादा बहुत ज्यादा कोटेशन भी नहीं लिख देनी कि उसको लगे कि यार ये अपने आइडियाज तो लिख ही नहीं रहा। तो कितनी कोटेशन होनी चाहिए बच्चों? 3 से 4 कोटेशन या 2 से 3 भी इनफ है। ट्राई टू स्टार्ट योर क्वेश्चन विद द कोटेशन, देन मूविंग ऑन। बच्चों क्रिटिसिज्म में एक दो कोटेशन डाल दे और एक या दो फ्लो चार्ट्स हो जाए, उससे एडवांटेज होगा इस तरह के जिस तरह मैंने बनाया है उससे बच्चों और साथ आपका क्वेश्चन होगा सर क्या सिर्फ फ्लो चार्ट बनाए? नहीं, फ्लो चार्ट भी बनाना है और हेडिंग्स भी लिखनी है। और आइडियल लेंथ भी मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, मेरे ख्याल से 7 to 8 पेजेस इनफ है। और जो बच्चे कुछ खुला लिखते हैं वो फिर 10 पेजेस पे चले जाते हैं। बट कीप इन माइंड दैट कि आपने अपने सारे क्वेश्चन की लेंथ ट्राई करनी है बच्चों आपकी बराबर रहे। कोशिश करें कि आपके सारे जो आंसर्स हैं वो एक ही लें। अगर 7 पेज पे क्वेश्चन एक बच्चा कर रहा है तो 35 पेज पे उसका, क्योंकि बीएमएस में 5 क्वेश्चन करते होते हैं, तो 35 पेज पे उसका क्वेश्चन उसका और आंसर खत्म हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन 10 पेजेस पे, अगला 7 6 5 और आखिर आपका 2 पेजेस पे हो। इससे बच्चों आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स कट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा उस चीज में बारे में हो गया। तो कोटेशन आप देखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू सबील, बच्चों कोटेशन मैंने नोट की थी। प्लेटो जस्टिस, अकॉर्डिंग टू सबील, ये बच्चों फिलोसफर है। ये कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज अ बॉन्ड that holds society together। यानी बच्चों जस्टिस एक वो बांड है जो अपनी सोसाइटी को, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये बात करें सभी, उसको होल्ड करके रखता है। अब इस तरह की कोटेशन बच्चों कितना मुश्किल है याद करना। मैंने जानबूझ के छोटी सी कोटेशन आपको बताई है कि आपने अपने आंसर में छोटी छोटी कोटेशन जो है ना उनको मेमोराइज कर लेना है। अपने नोट्स मेकिंग करते हुए हेडिंग्स में नोट्स बनाए, ऊपर स्टिकी नोट के साथ कोटेशन और फ्लो चार्ट्स ऐड करते जाएं। फ्लो चार्ट्स कोशिश करें कि मैं आपको, बल्कि जब सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह मंडे से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक कोई ना कोई एक दो फ्लो चार्ट बनवा दिया करो, ताकि आप उसको भी नोट करते रहें। और मैं इंशाल्लाह किस दिन इसके ऊपर आधा घंटा भी आपको बताऊंगा कि कितने किस्म के फ्लो चार्ट होते हैं और आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है अजी, आगे मूविंग ऑन। बस जो आगे अगर आइडियल स्टेट की बात करें तो इसमें फिर वो हम बात करेंगे, क्योंकि आइडियल स्टेट एक ओवरऑल बात है, इसमें जो फिर हम बात करेंगे कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसमें बच्चों एजुकेशन की हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक कंसेप्ट है। जस्टिस की तो हमने बात कर ली। अब ये क्या कंसेप्ट है जी, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। प्लेटो ये कहता था कि जी व्हाट मैटर्स इज कि आप स्टेट के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप स्टेट अफेयर्स में कितना हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए वो कहता था फिलोसफर किंग जो है उसको उसकी वाइफ और प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए। अब ये बड़ी अब्सर्ड सी एक चीज है, लेकिन ये है कि उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो वाइफ है और प्रॉपर्टी को कॉमन, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो एक बंदे को फ्रॉम नेशनल इंटरेस्ट, जिसको उस टाइम स्टेट इंटरेस्ट कहा जाता था,
वहां से डेविएट करके पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ लेके आती हैं। तो प्लेटो ने कहा था कि अगर ये दो चीजें उसके माइंड में ना हो तो वो किसके लिए काम करेगा? अपनी स्टेट के लिए। इस थ्योरी को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। बाकी इसकी थ्योरी है बच्चों एजुकेशन की। एजुकेशन में इसने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहले 6 साल तक जी वो जो है ना वो आप क्या कह सकते हैं उसको, मॉरल उसको एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद उसकी फिजिकल एजुकेशन है। देन वो उसमें हर हर जो स्टेज के बाद एक टेस्ट होता है, उसमें जो है ना कुछ ड्रॉप आउट होते जाएंगे, जो पास होंगे वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। और अल्टीमेटली एट द एंड आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज क्या रिजल्ट क्या निकलेगा? देयर विल बी अ फिलोसोफर किंग। यानी वो सारी पिछली स्टेजेस पास करके आएगा और वो फिर क्या बनेगा? किंग बनेगा। एजुकेशन की थ्योरी को भी बच्चों में इंशाल्लाह इन डिटेल जो है ना वो करेंगे। बाकी बच्चों ये आइडिया स्टेट में कहता है जी इक्वलिटी फॉर मैन एंड वुमेन। बाकी बच्चों नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, कोई दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यानी ये कहता था कि जो मेन एंड वुमेन है वो बराबर होनी चाहिए। इसलिए बच्चों प्लेटो को, अगर आप सेम शूज आए, फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। यानी प्लेटो को पहला बंदा था जिसने वुमेन राइट्स की बात की थी। इसने कहा था वुमेन हैव नो डिसेबिलिटी, दे कैन दे कैन गेट द एजुकेशन, जितनी मर्जी स्टेजेस तक जाएं, और दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन स्टेट अफेयर्स। सेकंड नंबर पे नॉन इंटरफेरेंस की थी ये है कि हर बंदा, लेट्स सपोज फिलोसफर किंग है तो अपना काम करे, मिलिट्री वाले अपना करें। तो ये देखें उस टाइम भी उसने ये थ्योरी दी थी जिसको आज सेपरेशन ऑफ पावर का नाम दिया जाता है। उसका थोड़ा नेम चेंज है, बट ये है कि कोई किसी के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर ये थोड़ी सी मैंने आपको समझाई है प्लेटो की आइडिया स्टेट के, जिसमें जस्टिस कंसेप्ट को आपने थोड़ा सा बताना है बच्चों। इसमें फिर आपने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और जो डिवीजन है ह्यूमन इंस्टिंक्ट की, सोसाइटी की 3 क्लासेस में बच्चों वो बतानी है। साथ आपने कम्युनिज्म को थोड़ा सा टच देना है, एजुकेशन को देना है। और फिर एक चीज मेरी याद रखें, जो भी आपके मुस्लिम और वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, आपने इनका क्रिटिसिज्म जरूर देना है। अगर वो पूछे या ना पूछे, आपने क्रिटिकल एनालिसिस जरूर देना है। अब वो क्या है, मैं आपको 2 से 3 हेडिंग सिर्फ समझाता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। जी क्रिटिसिज्म में जी पहले जो हेडिंग आप बच्चों ऐड करेंगे, क्रिटिसिज्म में जो पहली हेडिंग मैंने आपको पहले बता भी दी है जी। क्रिटिसिज्म में क्रिटिकल बच्चों पहले लिखेंगे यूटोपियन, यूटोपियन आइडिया, यूटोपियन थ्योरी। आप इसको लिखें जी, ये है ही अनप्रैक्टिकेबल। कौन डिसाइड करेगा जी? फिलोसफर किंग को, फिलोसफर किंग को बहुत ज्यादा पावर दी गई है। तो बाकी ये है कि ये जो आइडिया है ये एक बहुत ही यूटोपियन जो है ना वो आपके पास कंसेप्ट है। यानी इसको मॉडर्न डे में, यूटोपियन कैसे है कि मॉडर्न डे में इसको नहीं अप्लाई किया जा सकता। क्यों भाई? सिटी स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है, अब तो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसको मॉडर्न डे में ये एक अनप्रैक्टिकल हो गया। उस टाइम पे यस दैट इट वाज रेलेवेंट, बट आजकल के टाइम में ये एक अनप्रैक्टिकल है। बाकी दूसरे नंबर पे बच्चों आप एक चीज देंगे जी, निगलेक्टिंग ऑफ लोअर क्लास। इसमें जो सारी पावर है वो किसको दी है? अपर क्लास को। लोअर क्लास को निगलेक्ट किया गया है। जो नीचे वाला तबका है उसमें इसकी थ्योरी में उसको बच्चों बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया गया। एक ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। बाकी एक इसका जो कम्युनिज्म में आएगा तो वो टेम्पररी मैरिज, ये फिर कम्युनिज्म में इसका जो कंसेप्ट था कि जी वाइस कॉमन नहीं, कॉमन होनी चाहिए। तो इसमें फिर टेम्पररी मैरिज का कंसेप्ट था। आपने इसको लिखना है कि ये मॉरली, ये सोसाइटी के लिए, ये सोशल लिहाज से भी एक बहुत ही इमोरल चीज है। इसके ऊपर ये है। बाकी बच्चों एक और क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट पास टू द किंग। बाकी बच्चों इसको आप ये भी लिख सकते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ किंग। तो इसमें आप एब्सोल्यूट पावर की बात कर सकते हो कि ये क्रिटिसिज्म में ये है कि जी उसने सारी पावर्स तो फिलोसफर किंग को दे दी हैं, वो किसी को आंसरेबल नहीं है, वो जिसको मर्जी सजा दे जजा दे। तो एक बहुत ज्यादा आप क्या लें कि उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स दी गई हैं। ये उसकी आइडियल स्टेट की थ्योरी या बाकी जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म का कॉमन पॉइंट आ सकता है। ये मुझे थोड़ा थोड़ा आपको बताया, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में करेंगे।
किसकी आवाज आ जो आज का लास्ट में आपको थोड़ी सी चीज पढ़ाऊंगा, वो एक कंसेप्ट है जी जस्ट सिटी का जी और जस्ट ह्यूमन का। काउंटर से ह्यूमन बंद हो गया, अफसर काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, डिस्ट्रप्शन हो रही है क्लास में। उनके कस्टमर आएंगे। ये ऑफ माइक, ठीक है। बाकी बच्चे जब आप प्लेटो के आर्टिस्टिक की बात करोगे तो आपने ये जस्ट सिटी वाला कंसेप्ट जो है इसको जरूर लिखना है जी। अब ये आप होंगे कि यार ये कभी नहीं सुना, लेकिन ये आपने जस्ट सिटी और जस्ट ह्यूमन का कंसेप्ट जो है ना, वो ये वही बात है बच्चों कि आपने जार्गन को यानी एक क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको कैसे रिपीट करना है। मैं इसका छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट दें, देन मैं बच्चों आपको उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। जस्ट सिटी के साथ जस्ट ह्यूमन सिमिलर हेडिंग्स आएंगी, आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है। रीजन, करेज एंड एपेटाइट, रीजन, करेज, एपेटाइट। अच्छा, इसमें दो और टर्म्स हैं जी जो यूज की गई हैं। चल बच्चों, देयर आर टू कंसेप्ट, एक हमारे सामने नजर आ रहा है जस्ट सिटी और जस्ट ह्यूमन का। अब जस्ट सिटी का क्या कंसेप्ट है? जस्ट सिटी आप कह रहे हैं कि ब्रॉडर ये कंसेप्ट देता है, वो सिंपल है, वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू जस्ट सिटी कि देयर इज एन हार्मोनियस सिटी स्टेट, यानी बिल्कुल हार्मोनियस सिटी स्टेट है, उसमें हर बंदा अपनी ताकत के तहत काम कर रहा है। ताकत क्या बच्चों? अगर वो उसके अंदर रीजन है तो वो फिलोसफर किंग है, अगर उसके अंदर करेज है तो वो क्या, वो मिलिट्री क्लास है, अगर उसके अंदर एपिटाइट है बच्चों तो वो वर्किंग वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है। यानी just city is merely a hypothetical harmonious city in which every individual is performing duties according to his ability and strength। उसकी abilities बच्चों तीन ही उसने बताई हैं, इंस्टिंक्ट्स। एक रीजन, अगर उसके अंदर रीजन है तो वो क्या करेगा, वो बच्चों रीजन या विजडम है तो वो फिलोसफर किंग होगा। अगर उसके अंदर करेज या स्पिरिट है तो वो बच्चों मिलिट्री क्लास या वॉरियर क्लास होगा। अगर उसके अंदर एपिटाइट है तो वो लेबर क्लास होगा। अब आपने कहा कि सर देखेंगे तो दोनों में चीजें सेम लिखी हुई हैं। जस्ट सिटी तो है पूरे स्टेट के लिए, और जस्ट ह्यूमन बच्चों इंडिविजुअल लेवल पे है। यानी आप कह रहे हैं कि ये एक मिरर इमेज है एट द इंडिविजुअल लेवल। जस्ट ह्यूमन इज द मिरर इमेज ऑफ जस्ट सिटी एट द इंडिविजुअल लेवल। अब ये बहुत बड़ी सिंपल है। इसमें भी ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है ना, वो हर बंदा अपनी ताकत के मुताबिक जो है ना वो काम परफॉर्म करेगा इंडिविजुअल लेवल पे। अगर आप कह लें कि एक सिटी की एक सोसाइटी की डिवीजन की जाए एक सिटी लेवल पे, तो वो बच्चों जस्ट सिटी होगी। अगर उसी, यानी ये जस्ट इसलिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। अगर पूरे सिटी में एक डिवीजन की जाए जिसको 3 क्लासेस में, तो वो जस्ट सिटी होगी। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल लोअर लेवल पे आके एक घर के, एक दो घरों के लेवल पे आके डिवाइड की जाए कि इसमें इस बंदे के अंदर ये ताकत है, इसके अंदर ये है, तो उसको जस्ट सिटी का कंसेप्ट कहा जाता है। और इस तरह का बच्चों जब आप लिखेंगे तो चेक करने वाले को पता चलेगा किस बंदे को डीप कंफर्म जो है ना वो पता है, डीप आइडियाज भी पता है। बाकी आखिरी चीज मैं बच्चों करूंगा कि एक इसकी आइडिया है जी फॉर्म, थ्योरी ऑफ फॉर्म। अब वो क्या है? प्लेटो और एरिस्टोटल का जो मेन झगड़ा था वो इसी बात पे था। प्लेटो कहता था द रियल थिंग इज फॉर्म। फॉर्म क्या है बच्चों? वेरी सिंपल, आइडिया। प्लेटो कहता था आइडिया चीज जो है ना असल है,
और आइडिया जो है ना वो नॉन विजिबल है। इसको वो कभी सोल से भी कंपैरिजन करता है कि जो नजर नहीं नजर आने वाली चीज वो क्या है, रियल है। ऑन द अदर हैंड जो एरिस्टोटल वो कहता था नहीं, जो मैं बाहर से चीज नजर आ रही है वो रियल है, ठीक है, आइडिया जो है ना वो अनरियल है। तो ये इनके अंदर मेन जो है ना फर्क था। इसलिए प्लेटो को बच्चों आइडियलिस्ट कहा जाता है और एरिस्टोटल को रियलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो कहता था आइडिया इज रियल, फॉर्म इज रियल। ये कहता था नहीं, जो हमें फिजिकल चीज नजर आ रही है, ये टेबल हमें नजर आ रहा है, ये भी रियल है। ये कहता था नहीं, जो टेबल के पीछे एक हमारे पास एक आइडिया है वो रियल है। तो ये इन दोनों के अंदर भी कंसेप्ट था, तो उसको हम इंशाल्लाह मैं आपको क्लास में इन डिटेल बताऊंगा भी। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। और आप किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, देन हम इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। और बाकी मैं बताना चाहूंगा जी, रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है 18 तारीख तक। और सर को मैंने रिक्वेस्ट, बल्कि सर ने भी, मेरे जो बजाज साहब हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं, ओनर है, उन्होंने यही कहा था कि कम फीस रखनी है ताकि बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके। तो बिल्कुल जी, फी बहुत ही रीजनेबल है। और यू आर वेलकम टू ज्वाइन इंशाल्लाह ताला। हम इसको टॉपिक वाइज, पास पेपर ओरिएंटेड वाइज इसकी तैयारी करेंगे जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। जी एनीवन। जी तैयब प्लीज पूछें। जी किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हाँ, किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड भी है तो वो भी पूछ सकता है बच्चों, सर पीएमएस एक के तो बारे में। जी जी, वालेकुम सलाम जी। सर एक तो ये पूछना था कि ये जो पेपर 1 पार्ट जो 2 है उसमें जो ये मतलब सवाल आते हैं, जैसे फर्स्ट जो जुडिशरी है और उसका सवाल पेपर में आ जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, तो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन उसको हम तैयार किस तरह करें कि पेपर अटेम्प्ट हो जाए, ये प्लीज बता दें। जी हाँ जी बिल्कुल, जुडिशियल एक्टिविज्म एक नई टर्म है जिसके मुताबिक ये है कि जुडिशरी अपने डोमेन से बाहर आके जो है ना, वो जिस तरह हमारे पास साकम निसार साहब थे, वो इसके परफेक्ट एग्जांपल थे। अच्छा बच्चों, इसके आपने दो चीजें लेने हैं। इसकी एक तो आप मैथ्स के ऊपर बात, पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, आप इसमें बताएंगे होता क्या है, इसकी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयां बता देंगे कुछ। देन बच्चों आप, मैं इसको सजेस्ट ये करूंगा आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे जाएं। फिर लेकिन ये क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन किस तरह पूछा गया। मेरिट्स में कुछ चीजें बताएं कि जी चेक रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, बाकी आप 5-7 पॉइंट्स इसके ऊपर अच्छे सर्च कर सकते हैं। और कुछ इसके ऊपर फिर आप क्रिटिसिज्म या डीमेरिट्स के ऊपर बात करके आंसर कंक्लूड कर देंगे। अब आपका जी है कि इसको कहाँ से ढूंढे। इसका बच्चों जो हमने भी तैयार किया था तो हमने इसके आर्टिकल रीड किए थे। उस दौर में जितने आर्टिकल आए थे तो 7-8 आर्टिकल मुझे मिल गए थे, तो वो हमने रीड किया, तो उसमें से हमने मेरिट डीमेरिट्स और कुछ इसके ऊपर पॉइंट्स हमने निकाल लिए थे जी। कोई और बच्चा। जी तो ये दोबारा पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन हो तो। सर जैसे अभी आपने कहा है कि किसी और सब्जेक्ट के हवाले से भी पूछ सकते हैं, तो सर काइंडली ये बता दें कि ऐसे को किस तरह लेकर चलना है, उसका थोड़ा सा बेसिक बता दें कि मतलब किस लेवल की चेकिंग होती है या क्या क्या चीजें मद्देनजर रख के पीएमएस का ऐसे तैयार किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी अच्छा बच्चों, एक मेरे सेशन की एक और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ बताता हूँ कि जैसे अभी तैयब ने क्वेश्चन किया है, जो बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पीएमएस बच्चों 2 दफा क्वालिफायर हूँ। और आई एम फर्स्ट अमंग बॉयज इन पंजाब, और मेरी ओवरऑल पंजाब में 5th पोजीशन है। तो आप जो बच्चे पीएमएस वाले हैं वो मेरे से किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी किसी किस्म की गाइडेंस जो है ना, कोई उन्होंने पूछना हो तो आप जो सेशन वाले इनरोल्ड बच्चे हैं दे विल बी वेलकम। वो कोई चीज पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनको अपनी बेस्ट कैपेसिटी में गाइड करूंगा। ऐसे के ऊपर जी, ऐसे जी पीएमएस का वेरी सिंपल, एक तो 2 घंटे टाइम होगा बच्चों आपके पास, और आपने 1500 वर्ड लिखने हैं। सबसे पहली मिथ, आपने बच्चों 12 से 14 पेजेस लिखने हैं, दैट्स ऑल। दोनों साइडें मिला के आपने 12 से 14 पेजेस सिर्फ, और अगर सिंगल साइड ले तो 7 वर्ग के बस। ये आप कैसे होगा, नंबर वन चीज तो ये क्लियर करें। आगे चलते हैं जी। तैयारी के लिए बच्चों ये है कि आप जो मैंने भी टेक्निक अपनाई थी कि वो ये है कि जो रिसेंट पेपर्स हैं उनको आप क्रिटिकल एनालिसिस करें और देखें कि कौन से ऐसे डोमेन है जिसमें से क्वेश्चन आता है। आपको कुछ डोमेन नजर आएंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपने इशू बेस्ड करना है ये वो, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेन्स। और उसमें आपको पता चला जाएगा यार सोशो इकोनॉमिक में से आ रहा है, और बाकी कुछ 4-5 आपने 2023 वाला पेपर, 22 वाला और 20 वाला, ये 3 पेपर आपने, 19 वाला सॉरी, ये पीएमएस यानी 12, 13, 12 और 11, ये 3 पेपर भी आप लेके एनालिसिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सॉरी।
आपने बच्चों एनालिसिस कर लिया और आपको पता चल जाएगा ये डोमेन्स है। देन मूविंग ऑन, आपने उन डोमेन्स को तैयार करना है। मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे में, पीएमएस में जो चेक होती है आपकी, वो एक तो आपका इंट्रो और आउटलाइन। जिस बच्चा जो यहाँ से निकल जाता है बच्चों, वो पीएमएस कैसे पास कर जाता है। और आपकी कितनी पेजेस की आउटलाइन होनी चाहिए बच्चों? मेरे ख्याल से पेज मैटर नहीं करते, लेकिन उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं वो मैटर करते हैं। वो आपके, मेरा एक दोस्त आदर रियाज पढ़ाता भी है, वो भी उससे भी बातचीत होती रहती है। वो कहता है 11 से 18 आर्गुमेंट्स होने चाहिए। अब आर्गुमेंट्स क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। प्लेटो की ग्लोबल वार्मिंग काजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, तो काजेस तो 20 है, तो आप 20 लिख देंगे? नहीं। इफेक्ट्स भी 20 है, लिख देंगे? सोल्यूशन भी 20 है? नहीं। बच्चों आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप 6 कागज लिखें, बट वो कागज जिसके ऊपर आपके पास डाटा हो, कोई केस स्टडी हो। 6 फैक्ट्स, 6 सोल्यूशन। अब ये बन गया बच्चों आपके पास 18। ये आप तकरीबन 2 पेज का आपकी आउटलाइन बन गई केस स्टडीज डाल के। देन आप 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिखें। देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक पेज पे 2 बॉडी पैराग्राफ लिखें। और इसमें क्लबिंग ऑफ आर्गुमेंट से अवॉइड करें। यानी एक बच्चे के पास टाइम कम होता है, वो 20 पॉइंट की बना लेता है आउटलाइन, तो जाहिर बात है उसने आर के ऊपर एक आर्गुमेंट लिख, एक बॉडी पैराग्राफ लिखना है। एंड फिर जब टाइम कम होगा तो 2 आर्गुमेंट्स को क्लब कर देगा, यहीं से वो फिर वो मार्क आते हैं। तो देखें ये 18 बन गया है, तो 2 पेज की आउटलाइन होगी, 1.5 का इंट्रो, 3.5 पेजेस, 18 आर्गूमेंट्स हैं। तो बच्चों आपने एक पेज पे 2 लिखे तो कितने बचे बने? 9 पेज। 9 और 2 11, 11.5, 12.5 हो गया एक पेज का कंक्लूजन। तो 13.5 14 पेज में आप कैसे कंक्लूड हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद फिर आपने वो करना जी। कोई और बच्चा? किसी बच्चे का बच्चों कोई क्वेश्चन हो, ही और शी इज मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इस सेशन के हवाले से है कि ये कितना इसका ड्यूरेशन कितना होगा और इसमें इवैल्यूएशन शामिल होगा या नहीं सर? थैंक यू सर। जी जी जी, जो हमारा ड्यूरेशन है मैं आपको बता रहा था कि इंशाल्लाह ड्यूरेशन आप क्या लेंगे, तकरीबन हमारे पास 2 मंथ्स और सम डेज तक ये चला जाएगा। यानी क्या है कि 60 to 65 डेज, इन 2 महीने ही आप ले लेंगे, 2 महीने में हम कंक्लूड करेंगे जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से आई एम द ओनली वन इन द मार्केट जो कि 8 फुल लेंथ मॉक्स भी आप अगर उसको दे सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि टॉपिक वाइज आपके 4 मॉक्स पेपर ए से, और टॉपिक वाइज 4 पेपर्स आपके 4 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 से। यानी 4 मॉक्स पेपर ए, 4 मॉक्स पेपर बी, या आपके 8 मॉक्स। इनकी अब डिटेल इवैल्यूएशन जो कि मैं खुद करूंगा, और इसको डिटेल फीडबैक आपको बच्चों दिया जाएगा जी बिल्कुल। 2 मंथ का सेशन है, ऑलमोस्ट 2 मंथ और 10 डेज तक चला जाएगा, और साथ आपकी 8 फुल लेंथ मॉक्स शामिल है जी। धन्यवाद सर। अच्छा सर, सर काइंडली ये बता दें कि ऐसे को तैयार करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? मतलब सोर्सेज या फिर क्या क्या चीजें जो हैं जिन पे मेजर फोकस किया जाए? ओके। अच्छा बच्चों, ऐसे की जो अप्रोचेस हैं वो मेरे ख्याल से, तो एक तो पीएमएस वाले बच्चों को मैं ये जरूर कहूंगा, देयर इज अ बुक, वो विनिंग एसेस बाय मुरीद हुसैन जसरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको लें। उसके अंदर कोशिश करें जो एसेस आपको वही पास पेपर एनालिसिस करके जो आपको टॉपिक्स मिले उनको वहां से रीड करें, उसमें से फैक्ट्स एंड फिगर निकाल लें, उसके बाद आउटलाइन की प्रैक्टिस करें। ऐसे में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने कोशिश करना है कि इवेलुएट करवाना है, किसी बंदे को चेक करवाएं, वो आपकी गलतियां निकाले, दोबारा लिखें। यानी ऐसे में, और डाटा कलेक्शन के लिए फिर दिया है कि डिफरेंट बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं आप,
यूट्यूब के ऊपर कोई देख लें, कोई गूगल के ऊपर देख लें, डाटा वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। बट द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आप ऐसे लिख के किसी को चेक जरूर करवाएं। स्टार्ट फ्रॉम आउटलाइन, जब आपको कहे कि जी आपको आउटलाइन बनानी आ गई है, डजंट मीन अ सिंगल टॉपिक, मल्टीपल टॉपिक्स पे, एक्सपोजिटरी पे, इशू बेस्ड पे, जो ऐसे के डिफरेंट एक डोमेन्स हैं। टाइप्स तो ऐसा जैसे कि नहीं होती, एक डिफरेंट जो डोमेन से ऐसे आता है, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल, उसके ऊपर डिफरेंट आउटलाइन बना के चेक करें। मल्टीपल इशू, कभी अपने आर्गुमेंट्स बेस्ड, कभी फैक्ट बेस्ड। जब वो कहे जी अब आपको बनानी आ गई है, देन इंट्रोडक्शन बनाना शुरू करें, वो चेक करवाएं। देन उसके बाद 2-3 बॉडी पैराग्राफ, फिर आस्ते आस्ते फुल लेंथ ऐसे की तरफ जाए। जी Assalamualaikum Gundal sir. जी Can you please suggest reading sources for philosophy? अगर PMS में ऑप्शनल फिलोसफी है तो इसके बारे में थोड़ी सी ओपिनियन, या अगर आपके कोई दोस्त वगैरह जिन्होंने क्लियर किया, उनका क्या अप्रोच थी इस सब्जेक्ट के लिए? हाँ जी, फिलोसफी के ऊपर जी अगर आप बच्चे ज्वाइन करेंगे तो मुझे, अगर आपका व्हाट्सएप आएगा तो मैंने ना कल ही क्लास रखवाई है। कल ही मैंने क्लास रखवाई थी, जो मैं बेसिकली ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत टीच करता हूँ, बेसिकली इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम के नाम से। तो वहाँ पे जो एक क्लास मैंने कल अरेंज करवाई है कामरान शहजाद गोंदल के साथ, उनकी ना PMS 13 में, यानी हमारे जूनियर बैच में 3rd पोजीशन है, उनकी फिलोसफी थी। तो जो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, और उनकी जो उनके इन्होंने उस वीडियो में सोर्सेज भी बताए हैं, और मैंने एक जगह सोर्सेज लिखे भी हुए हैं। तो मैं, आप किसी ग्रुप में है अगर, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो उसकी स्लाइड भेज दूंगा जिसमें सोर्सेज लिखे हुए हैं। और बाकी वो वीडियो भी अगर आप मुझे कहीं पे बताएंगे तो मैं आपको वो जो कल वाला हमारी क्लास थी ओरिएंटेशन, वो भी भेज दूंगा, आप उसमें डिटेल भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी कोई और बच्चा जो, फिर हम कंक्लूड करते हैं जी, ज्यादा रोजा भी है आप लोगों का, और मेरे ख्याल से अब मुबारक साहब कंक्लूड करना चाहिए। ओके ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड जी सबको। और एक चीज आखिर में मैं बच्चों जरूर कहूंगा, वो प्लीज सुन के लीव कीजिएगा। वो ये है कि जी आपको लोग कहें कि जी सीट्स कम है जी, अगले साल अप्लाई करो, आपका भी दिल करेगा जी अब इस साल मेरी तैयारी नहीं है। बच्चों कभी भी PMS CSS की मैं बात करूंगा, बाकी नहीं, कभी इसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती। 100% तैयारी आपकी नहीं हो सकती, और ना होगी। 60-70% प्रिपरेशन के साथ बच्चों अल्लाह के पे ट्रस्ट रखें, और बच्चों स्मार्ट तैयारी करें, पास पेपर ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन करें। कोशिश करें कि हर सब्जेक्ट को पास पेपर की, आप समझे, आपके सामने लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, इब्ने खुल्दून आपके लिए क्या है? एक वर्ड लिखा हुआ है भाई, इब्ने खुल्दून को पढ़ने बैठो तो आप साल पढ़ते रहो। इब्ने खुल्दून वो है जो पास्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आपके लिए कोई और टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का वो क्या है जो पास्ट पेपर में पूछा गया है। तो इसलिए कोशिश करें अपने हेडिंग फॉर्म में शॉर्ट नोट्स मेकिंग करें, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं। फ्लो चार्ट्स, कोटेशंस ऐड करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों लिखें। आपने PMS में 35 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिखना होता है, CSS में 40 मिनट्स में। तो अपनी किसी अकेडमी को भी ना ज्वाइन करें, खुद बैठ के स्टॉप वॉच लगा के अपने आंसर को लिखें। एक एक दिन आप, पहली दफा कभी भी नहीं होगा, आपको घंटा लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम होते होते इंशाल्लाह आप 20-25-30 मॉक्स के बाद आप क्या करेंगे, इंशाल्लाह विद इन द टाइम लिमिट्स आ जाएंगे। अकेडमी अफोर्ड नहीं होती तो किसी बच्चे दोस्त को चेक करवा लें जो क्वालिफायर है। बट ये है कि लिखें और उसको वैल्यूएट करवाएं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हों, क्योंकि अब इतना कंपटीशन बन गया है बच्चों। आपको मैं पहले मजाक करता हूँ कि मरवाते हैं आपके साथ वाले, मतलब जो लाइक बच्चे जो उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। एक वो एग्जामिनर आपका पेपर देखता है, एक वो साथ वाले का देखता है। वो कहता है यार लेट्स सपोज ये मिस्टर ए ने तो बिल्कुल ही पेपर फर्क किया हुआ है, सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है कहानियां, और एक पेपर, एक स्टूडेंट बी है, उसने यार फ्लो कोटेशनें भी दी हुई हैं, फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाए हुए हैं। उसकी लेंथ खराब है, उसकी लेंथ भी मेंटेन है, हर क्वेश्चन इक्वल लेंथ का है। तो इसके लिए बच्चों प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप में से सारे भी यही सोचते होंगे हम ना बैठ के ना बस रट्टा मार लें, पढ़ लें।
कोई बच्चा लिख नहीं रहा होगा, आपने लिखना शुरू करना अभी से। डेली का एक सवाल अटेम्प्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता, कम अज कम आपने हफ्ते में 3 घंटे तो मिनिमम लिखें, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बने, आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो, आपका फ्लो बने, आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव हो। व्हाट इज एक्सप्रेशन इन इंग्लिश? बच्चों सिंपल ये है कि आप जो ज़हन में सोच रहे हैं वो अगर आप पेपर पे उतार रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन है। आपके ज़हन में बड़ी अच्छी आइडियाज आ रहे होते हैं जिन बच्चों ने अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन क्या आप उसको पेपर पे उतार पा रहे हैं? वो कैसे प्रैक्टिस होगी? वो आपके मूड से। वो खुद करें, एकेडमी ज्वाइन करें, किसी मेंटोर को ज्वाइन करें, बट ये है कि प्रैक्टिस करें, उसको चेक करवाएं। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू जी, इंशाल्लाह सी यू इन ऑन द मंडे। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन ओपन है, फी बहुत ही रीजनेबल है। डू ज्वाइन अस फॉर दिस कम्प्रिहेंसिव सेशन एंड इंशाल्लाह सी यू ऑन द मंडे। थैंक यू सो मच।